हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। उसी दिशा में हमने कई सारी सब सीरीज की शुरुआत की थी। उन सब सीरीज में हमारी एक सब सीरीज है लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 8 तक की इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या कहें कि इम्पॉर्टेंट घटनाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा डे 9 है। अपने इस डे 9 में आज हम काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, असहभोजिता, परभक्षण, परजीविता, स्पर्धा, सहभोजता, सहजीविता और तटस्थता क्या होती है, पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है और पर्यावरण के प्रदूषण के कौन कौन से टाइप हैं और किस तरीके के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। उम्मीद है आपको आज का आर्टिकल काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डे 9 है लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आज हमें आर्टिकल कवर करने हैं। हम पहला आर्टिकल कवर करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड का, फिर हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण, असहभोजिता, परभक्षण, परजीविता, स्पर्धा, सहभोजता, सहजीविता, तटस्थता के साथ साथ पारिस्थितिकी दक्षता और पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मे भी आपसे इन शब्दावलियों पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। वास्तव में जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसके संदर्भ में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस ये है कि वो तथ्यात्मक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कई टाइप का होता है। एक तो होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है आपका बायो पिरामिड, बायोमास पिरामिड और तीसरा होता है आपका ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, अगर आप इसके एग्जाम्पल को समझ गए तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम पहले आपको पढ़ के बता देते हैं और फिर हम आपको इनकी एक एक परिभाषा और इनके एग्जाम्पल के साथ आपको कवर कराते हैं। दिया है संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। सीधा पिरामिड घास के मैदान व तालाब में देखा जा सकता है, जबकि उल्टा पिरामिड वनों में देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? पिरामिड का मतलब क्या होता है? पिरामिड का मतलब होता है एक तरीके का त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज को ही हम पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पे जब ऐसा पिरामिड बनेगा तो हम क्या कहेंगे? ये जो पिरामिड है ये क्या है? ये सीधा पिरामिड है। ठीक है ना, जब आपको ऐसा पिरामिड मिले तो आप कहेंगे सीधा है। जब आपको ये पिरामिड ऐसा कुछ मिले तो आप क्या कहेंगे? ये पिरामिड एक तरीके का हमारा उल्टा पिरामिड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही। अब अगर मैं आपसे दो बातें पूछूं क्लियरली, ठीक है, तो ईमानदारी से बताना कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे घास का कोई मैदान है। ठीक है, तो घास के मैदान में जितने लोग होंगे वो कहाँ पे होंगे? ज़मीन में होंगे या वो ऊपर आसमान में उड़ेंगे? ज़मीन में होंगे। मान लीजिए गाय होगी, ठीक है, शेर होगा, हिरण होगा, खरगोश होगा और भी छोटे छोटे जानवर होंगे। वो जानवर होंगे जो घास की पेड़ की पत्तियों में, घास की पत्तियों में रहते हैं। वो जानवर होंगे छोटे छोटे जीव जंतु जो उस मिट्टी में रहते हैं। तो एक हिसाब से सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ आपको मिलेंगे? अगर घास के मैदान की बात आए तो सबसे ज़्यादा जीव जंतु आपको धरातल पर मिलेंगे। और धरातल पर मिलेंगे तो मतलब क्या हुआ? आधार सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ। आधार सबसे बड़ा हुआ मतलब क्या? कि जो त्रिभुज है उसका जो आधार है वो नीचे होगा और ऊंचाई के हिसाब से कम होगा। मतलब हम जितना ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, उतने ही हमें कम पक्षी या कम जीव जंतु मिलेंगे। ऊपर कौन मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, केवल वही जो उड़ने वाले हैं और कोई मिलेगा नहीं। तो उनकी संख्या कम होगी अपेक्षाकृत घास में रहने वालों के। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो घास के मैदान का पिरामिड है वो कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, अब बात आती है तालाब की। तो तालाब में आप एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जीव जंतु आसमान में रहते हैं कि पानी के अंदर रहते हैं या पानी में तैरते हैं? तो आपको अच्छे से पता है सबसे ज़्यादा मछलियाँ तालाब में होती हैं, पानी के अंदर होती हैं। कुछ कछुए वगैरह होते हैं जो ऊपर उसके तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सीधा बना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए ये तो बातें हो गई हमारी वन की और आपकी तालाब की, सॉरी घास की और आपकी तालाब की। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक तरीके का एक पेड़ है। ठीक है,
ये पेड़ है और यहाँ पे नीचे छोटा सा घास का मैदान है, ठीक है, छोटा सा। अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे, पेड़ में रहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा घोंसला अपना कहाँ बनाएंगे, पेड़ में बनाएंगे। जितने उड़ने वाले पक्षी हैं जो आसमान में बिखरे हुए उड़ रहे थे, वो सब के सब पेड़ में आ जाएंगे, ठीक है। सपोज करो पेड़ में कुछ नहीं तो 500 से भी ज़्यादा पक्षी हो गए, ठीक है। बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद की तरह पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। लेकिन ये जो नीचे मैदान है ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। जैसे छोटी सी बात है, आपका घर, ठीक है, आपके घर के बगल में एक पेड़ होगा, नीचे घास का मैदान नहीं होगा, नीचे बिल्कुल, अब ये मत कहना नहीं सर घास के मैदान में ही होगा, ऐसा नहीं है, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। नीचे घास का मैदान आपके नहीं है, और जब नीचे घास का मैदान आपके नहीं है और ऊपर केवल सिर्फ पेड़ है, छोटा सा ये बस क्षेत्र में पेड़ को लगाया गया है, तो सबसे ज़्यादा जीव जंतु आपको कहाँ मिलेंगे, पेड़ में, ठीक है। पेड़ में मतलब ऊपर मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ तो नीचे हमें सबसे कम जीव जंतु मिलेंगे, ध्यान देना, नीचे हमें सबसे कम जीव जंतु मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, पक्षी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो नीचे का मतलब क्या हुआ, नीचे सबसे कम, उससे ऊपर थोड़ा ज़्यादा, उससे ऊपर और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ, ऊपर। तो इसीलिए जो वनों का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ना तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, ठीक। अब बात आती है बायोमास पिरामिड की। बायोमास पिरामिड को हम पढ़ें इससे पहले मैंने आपको बायोमास के बारे में बताया था कि बायोमास क्या होता है। बायोमास होता वो है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन करना। अर्थात मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मान लो जो मुर्गा होता है, ठीक है, या मुर्गी होती है, कोई भी होता है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति मुर्गा का मीट खरीदता है जाके, मतलब मुर्गे को पकाने के लिए, है ना, डिश बनाने के लिए, तो क्या करता है, क्या उसके पंखों को भी खाता है, नहीं खाता ना। खूब सजा धजा मुर्गा होता है, मतलब बहुत सारे सूट बूट पहने होता है पंख के रूप में, लेकिन इसके पंख एक एक नोच दिए जाते हैं, इसकी टांग अलग कर दी जाती है, इसकी गर्दन अलग कर दी जाती है, इसकी बॉडी के एक एक चिथड़े चिथड़े अलग कर दिए जाते हैं। सिर्फ जो मेन मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो मटेरियल जब इकट्ठा किया जाता है तो उसी को आप कह सकते हो ये बायोमास है, समझ गए। जैसे नॉर्मल सी जितने भी आदमी हैं, ठीक है, जितने भी पक्षी हैं, पक्षी जब मरते हैं, ठीक है, जब पक्षी वैसे होते हैं तो उसमें पानी होता है, लेकिन जब वो मरते हैं तो बिल्कुल सूखी हड्डी भी उनकी नहीं बचती। आपने देखा होगा कभी भी सड़क किनारे जाते हुए अपने घर में या कहीं मोहल्ले में आपने देखा होगा कोई पक्षी को अगर किसी जानवर ने धोखे में मार दिया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बेचारा कहीं कोने में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं शुष्क भार, उसका सूखा हुआ भार, उसमें रत्ती भर भी पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं बायोमास। तो अब एक बात बताइए, ये कह क्या रहा है कि बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित करना, मतलब हर एक पोषण स्तर ऊर्जा का सिद्धांत 10% का सिद्धांत मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, और उसी को हम कहते हैं शुष्क भार के मापन को बायोमास का पिरामिड, ठीक है। स्थल पारितंत्र में सीधा बायोमास पिरामिड बनेगा, जली पारितंत्र में उल्टा बायोमास पिरामिड बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्थल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्थल में सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी जीव जंतु स्थल में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक बात बताइए। नॉर्मली तो सबके सब जमीन में ही रहने वाले होते हैं, जल पे उनकी निर्भरता बहुत कम होती है, अगर मिल जाता है तो भी ठीक है, नहीं मिल जाता है तो भी ठीक है, मतलब पानी में तैरने वाले, तालाब में तैरने वाले, ठीक है। तो वो जब जीव जंतु कम होंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे, तो उनका जो वेटेज है, उनकी जो बॉडी है, उसका जो शुष्क भार होगा वो अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा,
किसकी अपेक्षा? जली वालों की अपेक्षा। तो जब उनका शुष्क भार अधिक होगा तो संख्या में वो अधिक होंगे। तो अभी हमने आपको बताया ऊपर वाला संख्या पिरामिड संख्या में अधिक हैं, शुष्क भार में भी अधिक हैं, तो सबसे ज़्यादा ये जमीन में पाए जाएंगे ना। तो इनका जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, अब बात आती है जली पारितंत्र की। तो जली पारितंत्र में सबसे ज़्यादा जीव जंतु कौन रहते हैं? जल में रहने वाले। जल में रहने वालों का मतलब क्या हुआ कि उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होगी। और एक बात और बताओ, जल पे कौन तैर सकता है? जिसका वेट हल्का होगा, ठीक है, वही तो तैर पाता है। मतलब जल के अकॉर्डिंग जिसका वेट हल्का होता है वही जल में तैर पाता है। ठीक, तो आप एक बात बताइए, क्या लोहे की जो कील है वो जल में तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी। तो ये यहाँ पे जो बात आती है वो उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है? क्योंकि जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उनका जो वेट है वो काफ़ी कम होता है। ठीक, और काफ़ी कम होने के कारण वो सब नीचे रहते हैं, और जो भारी जानवर होते हैं, बड़े वाले जानवर जल के, वो सब के सब ऊपर तैरते रहते हैं। इसीलिए इनका जो वेटेज होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो मत समझिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बात यही होती है कि ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, उन्हीं बच्चों को समझ में आ पाती है जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहा हो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि स्थल जली उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आप बस केवल इतना ही याद रख लो कि स्थल जो पारितंत्र है वहाँ पे जो बायोमास का पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, जली जो पारितंत्र है उसमें जो बायोमास का पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें जो भी जीव जंतु हैं वो सब ऊपर तैरते हैं, तलछटियों में तैरते हैं। ठीक है, सीधा क्यों बनेगा स्थल में? क्योंकि वो सबके सब संख्या में स्थल में ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही संख्या पिरामिड में है कि तालाब का जो बनेगा सीधा बनेगा, वन का जो बनेगा उल्टा बनेगा, घास के मैदान का जो बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला आर्टिकल है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनता है। इसका क्यों मतलब ऐसा हुआ सीधा बनता है? क्यों? क्योंकि ऊर्जा इनको सबको कहाँ से मिलती है? इन सबको ऊर्जा मिलती है सन से। तो जब सन से मिलेगी, सन एक है, संख्या में कम है, समझना, सन जो है वो संख्या में कम है, जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब ज़मीन पे रहेंगे, वो बेचारा अकेला एक सबको सन की रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है पारिस्थितिकी अनुक्रमण की, इकोलॉजिकल सक्सेशन। आप में से अधिकांश बच्चों ने, जब इसके पहले मैंने आपको जलवायु परिवर्तन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया था बेसिक तौर पे। ठीक है, लेकिन हम इसको फिर से आपको बता देते हैं और इसके बाद हम ये सारी परिभाषाएं, ये सारे सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आराम से ध्यान से देखना, तब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। अनुक्रमण का मतलब क्या हुआ? अनुक्रमण का सामान्य सा मतलब ये हुआ अनुकूलन। ठीक है, अनुक्रमण का सामान्य सा मतलब हुआ अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन का मतलब क्या हुआ? अनुकूलन का मतलब ये हुआ कि कोई एक जमीन है, कोई एक स्थान है, कोई एक भूभाग है, उस भूभाग में बिल्कुल बंजर एरिया है, कुछ भी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन आप वहाँ गए, उस ज़मीन को आपने लिया, उसमें बाहर से पानी के टैंकर मंगा के उसकी जुताई की, जुताई करने के बाद उसमें खाद मिलाई, खाद मिलाने के बाद उसको उर्वर बनाया, उर्वर बनाने के बाद उसमें खेती करने लगे। ठीक है, खेती वहाँ पे जो आपने की वो वहाँ के इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर की। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी की कमी है और आपने गन्ने की फसल उपजा ली, वहाँ पे पानी की कमी है और आपने वहाँ पे गेहूँ और धान की फसल उपजा ली। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे, उस ज़मीन को जब आप उपजाऊ बनाएंगे, समय दर समय रहते, हो सकता है पहली बार जब आपने उस ज़मीन में कोई चीज़ बोई तो उसकी उर्वरता उतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे जंतु समुदाय उतने ज़्यादा नहीं थे जितने बाद में आने लगे, एक या दो फसलों के बाद। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको बताएं
कि ये तो हो गया प्रोसेस पूरा, लेकिन जब वहां पे कुछ भी नहीं था, उसको बनाने में जो समय लगा वो कहलाया प्राथमिक अनुक्रमण। दोबारा जब आपने उसमें कोई फसल उपजाई वो कहलाया द्वितीयक अनुक्रमण। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप जब अपना घर बनवाए, आपका मतलब आपके माता पिता ने जब अपना घर बनवाया, तो उस घर को बनवाने में फर्स्ट फ्लोर बनवाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा कि सेकेंड फ्लोर बनवाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? मे भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे मकान बनवाने में, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगा था? फर्स्ट फ्लोर बनने में। क्यों फर्स्ट फ्लोर में क्यों लगा? क्योंकि नींव खुदनी थी, ठीक है, उस पर पिलर लगने थे, आपकी जो जमीन थी पूरी अलग अलग थी, पथरीली थी, कूड़ा करकट पड़ा था, उसको सफाई की गई, सफाई में लेबर लगे, पहला से कोई मकान वहां बना था उसको तोड़ा गया, उसको साफ किया गया, साफ करने के बाद वहां जाल बिछाया गया, दीवारें बनी, दीवार बनने के बाद जीना बना, जीना बनने के बाद ऊपर मकान बना और फिर उस पर छत पड़ी, ठीक है, छत पड़ गई। कहोगे सर बड़ी जल्दी मकान बनवा देते हो, ठीक है, तो मान लो छत पड़ गई, इसको पूरा बनने में लगा आपका 2 महीने का समय। लेकिन अगर आपके पिताजी की इच्छा हुई कि यार 1 फ्लोर ऊपर और तनवा दें, क्यों? क्योंकि आधी आधी तो दीवारें चारों तरफ बाउंड्री में हमने कराई रखी हैं, पिलर ऊपर हैं ही, बस 3 पिलर खड़े करने, ऊपर छत डलवानी है, नीचे की छत नहीं बनवानी है। क्यों? क्योंकि नीचे की छत तो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर की छत हो गई ना। तो नीचे में यही दिक्कत थी, नीचे में हमको नीचे की छत भी बनवानी थी, मतलब फर्श भी बनवानी थी, लेकिन सेकंड फ्लोर में हमें फर्श की ज़रूरत नहीं है, केवल छत की ज़रूरत है। तो सेकंड फ्लोर बनने में 1 महीने का समय लगा। यही चीज़ें सब पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाती हैं। समझ गए? इजी ढंग से समझोगे कभी नहीं भूलोगे, जटिल शब्दों में समझोगे कतई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अब आप आराम से इस चीज़ को परिभाषा पढ़ रहे हैं, आपको जहां भी लगेगा तो बताना, ठीक है। कैसे बताओगे वो तो मुझे ही पता है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। ध्यान देना, 2 परिभाषाएं हैं इसमें। पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो गए, मतलब जो हमने मिट्टी की जमीन थी, मान लो वहां पे पहले से ही रहते होंगे ना, वहां पे कौन रहता होगा? वहां पे जो बंजर भूमि में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो रहते होंगे। अगर उनको नहाना पसंद होगा तो वो हमारे द्वारा टैंकर से डाले गए पानी में नहा लेंगे, ठीक है, और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं तुमको भगा दूंगा, तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। या तो वो चाहे हमारे साथ रह के चेंज हो जाएं, बढ़िया सूट बूट में आके अपना रहने लगे, ठीक है, या फिर उनको कौन मार देगा? जो नई हमारे द्वारा इसमें इंसर्ट कराए जाएंगे। कौन कौन? खाद में जो जीव जंतु होंगे, केचुए जो होंगे, ठीक है, तो वो या तो इनको समाप्त कर देंगे। समझ गए? अर्थात किसी भी तरीके से उस भूमि की उपज को प्रभावित करना, उस धरा को फिर से पुनर्जीवित करना, बंजर से उसको फिर से उपजाऊ बनाना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। इसमें कुछ जीव जंतु जो पहले से वहां विद्यमान होते हैं वो या तो उनका साथ दे देते हैं और या तो फिर वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। ईमानदारी से बता देना भाई साहब, जैविक घटक कौन कौन होते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। आपको पता है जैविक घटक कौन से थे? सॉरी, अजैविक घटक स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल और आपका वायुमंडल, ठीक है। जैविक में क्या था? जीव जंतु थे, पादप थे और सूक्ष्म जीव थे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब देख लेते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, फिर भी देख सकते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है? प्राथमिक अनुक्रमण खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं, रेत के टीलों, द्वीप समूह, बहते हुए लावा, हिमोड़ आदि के समय, यहाँ पे आगे क्या है, हाँ, हिमोड़ आदि में होता है जहाँ पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था। हिमोड़ का मतलब क्या हुआ? हिम प्लस ओड़, मतलब जो बर्फ होती है ना, उस बर्फ
का जो पानी होता है वो जब बहकर आता है तो उसको हम हिमोड़ बोलते हैं। ठीक है, हिम के पानी को हिमोड़, बर्फ के पानी को हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना वो अपने साथ हिमोड़ को ही बहा कर लाती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। यहाँ पे एक दो वर्ड शायद और आपको ना समझ में आ रहे हों। बहता हुआ लावा, लावा का मतलब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका लावा अगर पतला है तो पिघलेगा, बहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि लावा वाली पथरीली ज़मीन में दिक्कत होती ना। रेत के मान लो टीले हैं, वहाँ पे कैसे आप खेती कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा ही सरल काम होता तो लोग रेगिस्तान को सुखा के, रेगिस्तान को तो साफ करके वहाँ पे हरा भरा ना कर देते। ठीक है ना, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मृदा निर्माण प्रक्रम चलता है, जबकि द्वितीयक अनुक्रमण उस क्षेत्र से प्रारंभ होता है, ठीक है, जहां मृदा पहले से मौजूद होती है। ठीक है, मतलब ये समझो, देखो वैसे समझोगे तो जटिल लगेगा। जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्या दिया था कि हम गए उसमें खाद आदि मिलाए, उस मिट्टी को उर्वर बनाए, तो उसमें समय लगा ना मृदा को बनाने में, लेकिन दोबारा जब फसल उग जाए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे छोटी सी बात है, आप में से जो बच्चे 2022 में एग्जाम देना चाहेंगे, ठीक है, अभी आप लोग अगर हमारी क्लास देख रहे हो तो आप नोट्स बना लोगे। ठीक है, 2022 में जब हम आपको लेट्स क्रैक 3.0 जब शुरू करेंगे प्रीलिम की, तो वहां पे क्या होगा, आपको बस अपने नोट्स में थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल आपको अपडेट ही नहीं करना पड़ेगा, करंट का बस अपडेट करना पड़ेगा। तो उस समय आपको समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा। या एग्जाम्पल एक और बताएं, आप में से जिन बच्चों ने लेट्स क्रैक 1.0 सीरीज की होगी या जिन्होंने इकोनॉमी की बुक सीरीज कवर की होगी, तो उन्होंने देखा होगा कि हमने आपको ऑलरेडी वहाँ पे सारे नोट्स दे दिए हैं, तो आप में से नोट्स किसी ने बना लिए होंगे, अब केवल वो वीडियो सुनता होगा। ठीक है, तो यही बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है। फिर बात आती है कुछ यहाँ पे और नई नई परिभाषाएं समुदायों की या जीव जंतुओं की। वो क्या है? वो बात है यहाँ पे एक चीज़ की, क्या अग्रगामी समुदाय क्या होते हैं, यानी कि पायोनियर कम्युनिटी कौन कहलाते हैं? जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं। आपने बचपन में देखा होगा ना, आप लोग जब स्कूलिंग लाइफ में रहे होगे, हमारे यहाँ तो सीटें रिजर्व होती थी कि ये सीटें मॉनिटर की और ये सीरीज इसकी है, ये सीरीज सीट उसकी है। तो बेसिकली मैं ही क्लास में मॉनिटर रहा हूँ, लगभग 1 से लेकर 10 साल तक मैं ही मॉनिटर रहा हूँ। सेकंड मॉनिटर मेरी क्लास की एक फ्रेंड थी, लड़की, मतलब रात दिन मेरे से लड़ाई लड़ती रहती थी, और आज भी मतलब उसके मन में यही टीस है कि बताओ मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। लगभग ये मानकर चलिए कि 2008 के समथिंग के बाद से मैंने उससे कभी बात ही नहीं किया, कभी भी बात नहीं किया उससे। और 10 साल बाद जब 2018 में उसका एक दिन ऐसे ही फ़ोन आया, तो ऐसे ही बात हो रही थी, और बात में भी फिर यही कि मुझे एक चीज़ की ना, जब आज से इतने वर्ष पहले हम लोग थे ना, उस स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मैंने कहा, तो बोली मुझे आज भी वो मॉनिटर नहीं बनाया तुमने, ये वो, मतलब होता है ना बिल्कुल वही चीज़। तो इसमें होता क्या था कि आप लोगों के यहाँ जब होता होगा स्कूल, तो मान लीजिए क्लास है, तो आप में से कुछ बच्चे बहुत जल्दी पहुँच जाते होंगे, किस लिए? खाली जगह है, सीट मिल जाएगी, जल्दी से पढ़ लेंगे। अरे छोटी सी बात, आप लोगों ने देश के बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, कई बच्चों ने पढ़ा होगा, तो जहाँ पे 700 से 600 बच्चे होते हैं और जहाँ पे एक छोटी सी कुर्सी होती है, तो वहाँ पे 99% बच्चे क्या होते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे, आगे वाली सीट में बैठेंगे, है ना। उन्हीं को बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, पायनियर कम्युनिटी आप समझ गए, यानी कि अग्रगामी समुदाय। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अग्रगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, किंतु इनका जीवन काल कम होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सर बिल्कुल सही बोले। जो बच्चे सबसे आगे बैठते थे ना, और जो चौधरी बनते थे, वो आज तक यूपीएससी का प्रीलिम नहीं निकाल पाए, और जो बैक बेंचर थे, जो सबसे पीछे बैठते थे, वो आज आईआईटीएंस बन गए हैं, कुछ कलेक्टर बन गए, है ना। तो वही होता है कि उनकी जीवन अवधि कम होती है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए आगे बैठते हैं, सर से बातें करेंगे, सर को हंसाएंगे, सर के साथ मजाक करेंगे, है ना। तो वही होता है, ठीक है। अब बात आती है द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में। इसको क्या बताने की ज़रूरत है? नहीं। आप तो देखो वही होता है ना, एक थीम अगर आपने पकड़ लिया, मैंने आपको
कभी बताया नहीं है वो ये कि मैं हर एक सब्जेक्ट क्यों पढ़ा लेता हूँ या हर सब्जेक्ट पे मेरी क्यों कमांड है। हर एक सब्जेक्ट की एक आत्मा होती है, एक स्पिरिट होती है, और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति उस स्पिरिट को पकड़ लेना, जैसे इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ें तो उसको ऐसे पढ़ें कि हाँ आप ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, आप ही भीमराव अंबेडकर साहब थे और आपने ही बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न किया है। आप देख रहे हो कि हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आपकी डिबेट हो रही है, तो आप चीज़ों को अच्छे से हल कर लोगे। आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पढ़ो कि हाँ मैं दीपक मिश्रा हूँ, मैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हूँ। रंजन गोगोई तो आप में से कोई नहीं बनना चाहेगा क्योंकि इतना गंदा आरोप लगा था उनके ऊपर, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आप वैसा सोच के किया करो। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ लग रहा है, अब आप हंसो चाहे बुरा मानो, कि मैं बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, ठीक है, मतलब पर्यावरणविद हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो द्वितीयक अनुक्रमण क्या है? द्वितीयक अनुक्रमण वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति की समाप्ति के पश्चात अस्तित्व में आता है। मतलब जो भी वहां पे पहले से वनस्पति थी उसको जब हमने समाप्त कर दिया, उसकी जब उपज हमने खत्म कर दी, तो उसके बाद जो भी अनुक्रमण हुआ वो द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में जाना गया, ठीक है। अर्थात जिन क्षेत्रों में पहले वनस्पति या वनस्पति समुदाय का विकास हुआ था किंतु बाद में प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उस क्षेत्र की वनस्पति के पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाने से वनस्पति समुदाय का पुनः विकास होता है, उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। अब आपको बिल्कुल भी जटिल नहीं लगा होगा कि बिल्कुल सही बात बोले मास्टर, पहले हमने भूमि में पानी मिलाया, फिर वहां पे हमने खेती की, खेती करके जो फसल हुई उसको बेच आए, फिर भी उसमें कुछ ठूंठ उसकी बची रही, हमने फिर से उसमें ट्रैक्टर की मदद से उसकी जुताई कर दी, जुताई करने के बाद उसमें फिर से हमने कुछ बीज छिड़क दिए जाके, फसल उसमें आ गई, तो हमने कहा बाबूजी ये द्वितीय अनुक्रमण है, इसमें टाइम हमें कम लगा था, ठीक है। चलो इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र होता है। अब बताने की जरूरत है कि आपके पापा ने सेकेंड फ्लोर जो बनवाया था कितनी जल्दी बनवा दिया था, है ना? तो नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडारण तथा जीवों की अन्य प्रसुप्त अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो वही बात है कि प्रसुप्त का मतलब क्या होता है ये तो बता दें आपको। प्रसुप्त का मतलब होता है सोई हुई, है ना, प्रसुप्तावस्था में, है ना, वो इस समय प्रसुप्तावस्था में। अपने पिताजी से ये कहना कि पापा भाई इस समय जो है ना वो प्रसुप्तावस्था में है, तो पिताजी कहेंगे अच्छा बिटिया बड़ा हिंदी पढ़ लियो। एक बात बताएं आप लोगों को, कभी भी अपने माता पिता के सामने ना अपने ज्ञान का बखान मत करना, मतलब कि नो मम्मी, नो पापा जी, नो 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 जी, ये ड्रामा मत करना। वो जैसे हैं उनसे बिल्कुल वैसे ही बातचीत करना, ठीक है। मतलब उनके सामने, जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे स्टडी के लेवल पे बात करता हूँ, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो लगता ही नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, बिल्कुल भी उनको नहीं लगने देता हूँ। उनसे बिल्कुल प्योर से प्योर जो लैंग्वेज है वैसे बात करूँगा और उन्हें कभी फील ही नहीं होने दूंगा। कई बार ये होता है कि हाँ पिताजी हमसे कई चीज़ों पर पूछते रहते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, मान लो न्यूज़पेपर में कोई घटना आई तो उसके बारे में पूछ लेते हैं, फिर वहाँ पर मैं उनको एज ए टीचर के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है, डांटता नहीं हूँ उनको, है ना। अनुक्रमण की प्रक्रिया क्या होती, मतलब कैसी प्रक्रिया होती, वही बात जो मैंने बोला, वनस्पति रहित, पहले कुछ नहीं होगा वहाँ पे, फिर कोई ना कोई आ जाएगा हमारे जैसा, ठीक है, फिर वहाँ पे जो होगा उसको भगा देगा, आस्थापन कर देगा, फिर वहाँ पे जो एक और आएगा जो पहले वाला आएगा, दोनों के मध्य युद्ध होगा, उसी को बोलते हैं स्पर्धा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर आएगा प्रक्रिया, मतलब दोनों जब लड़ेंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन होगा ना। अब फिर आएगा स्थिरीकरण, जब दोनों लड़के थक जाएंगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, फिर वहाँ पे लोग गए, फिर लोग जाने के बाद वहाँ पे उपज होने लगी, उपज होने के बाद वहाँ स्पर्धा होने लगी, स्पर्धा के बाद आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने के बाद फिर बिल्कुल शांत पड़ गए, स्थिरीकरण हो गया, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण तालाबों तथा झीलों जैसे जलीय तंत्रों में भी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो केवल स्थलीय भागों में होता है या स्थलीय तंत्र में होता है, तो आप कहोगे नहीं बाबूजी, स्थलीय और जलीय दोनों में होता है, क्योंकि हमारे मास्टर ने नोट करके बताया था कि स्थलीय और जलीय दोनों तंत्रों में पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब बात आती है जैविक अन्योन क्रिया।
बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें बच्चे पता नहीं क्यों रटते रहते, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जैविक अन्योन क्रिया को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह समझो, ठीक है। जैसे आपकी दोस्त हैं, आपकी कुछ सहेलियां होंगी, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उन्हीं में से किसी का एग्जाम्पल लेके आप जैविक अन्योन क्रिया समझो, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होती है। वह अन्योन का मतलब क्या होता है? अन्योन का मतलब अंतर्निर्भरता, एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, रथ के दोनों पहिए, राधा और कृष्ण, है ना। मतलब कितना भी हम उनको अलग करें वो अलग नहीं होते, वो एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित होते हैं, एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। जैसे पानी में अगर चीनी डाल दो तो घुल जाए तो पता ही न चले, ऐसा प्रेम। जैसे आप लोग इस समय सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ श्री IAS एकेडमी में घुल मिल गए हो, समझ गए। लेकिन मैं नहीं घुला हूँ, ठीक है। मतलब मैं अगर घुल गया तो आप लोग तो गटर गटर पानी करके पी जाओगे, है ना। तो वही चीज़ है, मैं भी नहीं घुला हूँ, मतलब मैं थोड़ा मजबूत वाला नमक हूँ जो इतनी जल्दी घुला नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन घुल जाऊँगा कभी ना कभी। जो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच होती हैं अतः अंतःजातीय अन्योन क्रिया कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि जैविक अन्योन क्रिया का मतलब हुआ कि जो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य होती है उसको हम कहते हैं अंतःजातीय अन्योन क्रिया, और वह अन्योन क्रिया जो विभिन्न प्रजातियों के मध्य होती है वो कहलाती है अंतरजातीय अन्योन क्रिया, ठीक है। अंता का मतलब क्या हुआ कि हम दो लोग जैसे भाई बहन, उनके मध्य जो लड़ाई झगड़े हुए वो क्या कहलाए? अंतःजातीय अन्योन क्रिया, ठीक है। और जो उनके अलावा पड़ोसियों से हुए वो कहलाए अंतरजातीय, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। और आपको बता दूं, मेरे भाई बहन की तो आज तक मेरे से लड़ाई हुई नहीं है। हाँ, छोटे वाले भाई की जरूर बहनों से लड़ाई होती है, लेकिन मेरी लड़ाई नहीं होती किसी से भी। मैं उनको रिश्वत देता रहता हूँ ना, बहुत सारी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। असहभोजिता, असहभोजिता का क्या मतलब? असहभोजिता का मतलब है कि भाई तुम मेरे साथ खाना मत खाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, या छोटी सी बात बताओ, असहभोजिता का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, देखो गंदा सा एग्जांपल है लेकिन फिर भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो प्रेम में मतलब परेशान है, ठीक है, किसी युवती से उसको प्यार हुआ। अब उसको किसी युवती से प्यार हुआ, युवती को नहीं लगता कि मुझे इससे प्यार है, मतलब युवती को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ये बंदा रात दिन इसके पीछे परेशान है, चक्कर लगा रहा है, और ये युवती क्या कर रही? अपना पढ़ाई पढ़ रही, क्या पढ़ रही? पॉलिटी पढ़ रही, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रही, ठीक है। अब ये युवती अपनी पढ़ाई पे फोकस है, इसको मतलब ही नहीं कि नीचे चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, क्यों चक्कर लगा रहा। सोच रहे हो कि हो सकता है अखबार बेचता हो या ठेला वेला लगाता हो, ठीक है, इसको नहीं पता। लेकिन इन सज्जन महोदय का भी यूपीएससी प्रीलिम था, बट ये चक्कर लगा रहे। तो एक बात बताओ, नुकसान किसको हुआ? इनको हुआ ना। तो असहभोजिता में पहले को नुकसान होता है, दूसरे पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। भाई जब आप हमारे साथ ही नहीं हो तो हम पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वही होता है ना कि मतलब हम बांसुरी बजा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रही हैं, तो वही बात है। तो असहभोजिता का मतलब समझ गए कि असहभोजिता, सहभोजिता का मतलब साथ में, असहभोजिता का मतलब कि कोई साथ में नहीं है, लेकिन दूसरा साथ उसका चाहता है, लेकिन वो साथ उसको मिल नहीं पाया, तो इसलिए वो नुकसान में हुआ। और दूसरा क्या हुआ? उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। परभक्षण, परभक्षण का मतलब खाना दूसरे को। एक बात बताओ, मान लो ये बेचारा खरगोश है, ठीक है, ये यहाँ पे शेर है, ठीक है। शेर ने अगर खरगोश को खा लिया, ठीक है, तो किसको फायदा हुआ? शेर को फायदा हुआ। खरगोश को क्या हुआ? बेचारे की जान चली गई, उसका नुकसान हो गया, उसके परिवार के सदस्यों में एक परिवार का मेंबर कम हो गया, शहीदी दिवस उसका मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ? एक को लाभ दूसरे को हानि। परभक्षण में एक को लाभ दूसरे को हानि। जैसे बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो 24 घंटा सोचते होंगे कि इस लड़की का, इस लड़के का नुकसान हो जाए, भगवान इसकी एक आंख अगर आप फोड़ना चाहो फोड़ दो, चाहे मेरी दोनों ले लो। ऐसे टाइप के भी लोग हैं, मैं जानता हूँ। मतलब वो क्या सोचते हैं कि मेरी दो आंखें फूटनी है तो फूट जाने दो। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊँ, मेरे ही मोहल्ले में अभी एक छोटी सी घटना हुई कुछ दिन पहले। क्या हुआ कि मतलब हमारे सामने पड़ोसी साहब ने अपनी जो नाली होती है ना, जो जिससे पानी सबका जाता है,
वो नाली अपनी इसलिए तोड़वा ली क्योंकि सामने मेरी भी टूटनी चाहिए, और जबकि मेरे वाले से कोई संबंध ही नहीं था उसका, लेकिन वो बोले कि नहीं हम अपनी तो तोड़वा लेंगे लेकिन पहले इनकी भी तोड़ो। तो मैंने भी अपनी बाइक तोड़वा दी और इन्होंने भी अपनी तोड़वाई। मैंने कहा देखो बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो वही टाइप के कुछ रिश्तेदार भी होते हैं कि जो 24 घंटा बस सोचेंगे हमारी बेटी की तो शादी हो गई है, एक काम करो इसकी बेटी की भी शादी करवा दो, ये IAS ना बन पाए, है ना। तो वो मूर्ख टाइप के लोगों से एक ही चीज़ बोला करो, तुम पर बच्ची हो, पर बच्ची ही रहोगे, मेरे घर में नज़र मत दिखाना और मेरे से तो बिल्कुल मत नज़र मिलाना, है ना। ऐसा होना चाहिए। तो पर बच्चन में एक को लाभ दूसरे को लॉस। पर जीविता का मतलब दूसरे पे निर्भरता, ठीक है ना। पर जीविता का मतलब दूसरे पे निर्भरता। इसमें क्या होगा, छोटी सी बात है, आप हमेशा देखना, आपने अगर कोई अपना एक पार्टनर रख लिया, दोस्त कोई साथी रख लिया अपने कमरे में, ठीक है, वो पार्टनर क्या करेगा, आप सफाई करके रखती हो, पोछा करके रखते हो, ठीक है, वो दूसरा क्या आएगा, गंदगी फैला देगा, ठीक है। वो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, वो क्या कर रहा होगा, सिगरेट मार रहा, फुक्की पी रहा, ठीक है। आपका टाइम है पढ़ाई का, वो का गाना बजा रहा हो, ठीक है। आपका हो मन कर रहा हो कि चलो यार कोई अच्छी मतलब एपिक कोई पढ़ लें या कोई ग्रंथ पढ़ लें, तो वो तब आपके सामने अपने बाबू और सोना से बातचीत कर रहा है ना, कुछ फुहरता वाली बातें आपको समझा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, इससे एक को लाभ हो रहा, दूसरे को नुकसान हो रहा। लाभ किसको हो रहा, जो कुछ नहीं कर रहा, है ना। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। मतलब मुझे क्या करना सफाई करके, ये तो लड़की है ना, ये सफाई करेगी, अरे ये आईती क्यों है, इसको सफाई ज़्यादा पसंद है, यही करे। इसको ज़्यादा खाना बनाना पसंद है, खाना बनाए। इसको ज़्यादा बर्तन धोने हैं, बर्तन धोए, है ना। ऐसे टाइप के बहुत सारे लोग होते होंगे, घर परिवार में भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान होता है। बेचारा जो कर रहा है उसको नुकसान है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अकेले रहो, ज़्यादा दोस्त यार साथी बनाने से कोई फायदा नहीं, है ना। एक तो दोनों गुण मिलते नहीं है, खाम का लड़ाई अलग से होती है। स्पर्धा, अगर दोनों के मध्य लड़ाई है तो दोनों को घाटा होता है, किसी को कोई फायदा नहीं होता है। भाई उन्होंने 1 कप फेंक के मारा, आपने 2 कप फेंक के मारे, नुकसान तो कप का हुआ ना, पैसा तो आप दोनों दोगे जाके, ठीक है। फिर बात आती सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब साथ साथ रहने वाले। जैसे आपने देखा होगा नया नया जब विवाह होता है, ठीक है, पति पत्नी का, ठीक, तो नए नए विवाह में क्या होता है कि खूब सारे गिफ्ट लेके आ रहा है पति पत्नी के लिए, ठीक है, खूब सारे गिफ्ट लेके आ रहा, ठीक, कि पत्नी अब खुश हो जाए, अब खुश हो जाए, अब खुश हो जाए। पत्नी खुश ही नहीं हो रही, है ना। क्यों, क्योंकि पत्नी बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, वो रोए चली जा रही, रोए चली जा रही, और पति बेचारे हैं कि वो मनाने में लगे हुए हैं, है ना। तो कहाँ से खुश होगी। तो इससे क्या हुआ, एक को लाभ मिल रहा है, दूसरा अप्रभावी हो रहा, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। लाभ पहले वाले को क्यों मिल रहा, वो सोच रहा बताओ हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं, हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर पैसा तो उसकी जेब से जा रहा था, घाटा तो हो रहा। अरे भाई उसको ये तो लगेगा ना कि जब भी पत्नी खुश होगी, जब भी आंसू पोंछ के निकलेगी तो देखेगा अरे वाह मेरे पति मतलब इतना लेके आए, चलो आज इनके लिए खाना बनाते हैं, इनके लिए हलवा बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ सहभोजिता, जब साथ साथ लोग रहते हैं तो उनमें एक को फायदा होता है, एक अप्रभावी रहता है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सहजीविता अलग है, भोजिता अलग है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे सोचेंगे सर सहजीविता में तो दोनों को लाभ होता है, बिल्कुल भी नहीं। सहजीविता में दोनों को लाभ होता है, ना कि सहभोजिता। अच्छा मैंने अभी उल्टा बोल दिया, सहजीविता में दोनों को लाभ, सहभोजिता में केवल एक को लाभ, दूसरे को कोई लाभ नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि सहजीवित। अब आपको अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो वो क्या, असहभोजिता। असहभोजिता में क्या है, एक को घाटा, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। मैंने पहला बताया ना कि सड़क के किनारे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, असहभोजिता, आप ये समझ गए। फिर मैंने आपको बताया परभक्षण। परभक्षण में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। परजीविता मतलब एक बेचारा मतलब फायदा हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, दूसरा बेचारा काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा स्पर्धा, दोनों को लॉस। सहभोजिता में क्या है, एक को लाभ, दूसरे पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं। सहजीविता का मतलब क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, ठीक है। और तटस्थता में दोनों को, जाओ तुम भी नहीं कर रहे हो हम भी काम नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को कहते हैं तटस्थ रहना। इसीलिए जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप जो भी आंसर लिखें वो तटस्थ भाव से लिखें, मतलब हर एक सिचुएशन में बिल्कुल सिंपल, ठीक है।
चलिए अब बात आती है इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिकी दक्षता को लेकर। दक्षता का क्या मतलब हुआ, है ना, दक्षता का। जैसे हमारी क्लास में अपनी ग्रुप में एक लड़की है ना, उसका क्या नाम है, दीक्षा, है ना। दीक्षा जी सुन लो, आप कहती हो ना कि हम आपका नाम नहीं लेते, देखो आपका नाम ले लिए, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा हालांकि अलग वर्ड हो जाता है, लेकिन दक्षता क्योंकि इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिया। आपने अभी देखा होगा पीएम दक्ष योजना शुरू की गई है, ठीक है। दक्ष का मतलब ये होता है कुशल, ठीक है। कुशल का मतलब हुआ योग, योग का मतलब हुआ स्किलफुल पर्सन, यानी कि कौशल है उसके अंदर, टैलेंटेड है, कोई स्किल है, ठीक है। मतलब स्किल है, टैलेंट है, दक्ष है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हर एक परिस्थिति में चेंज और नो चेंज की स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कलेक्टर एक जो बनता है, कहते नहीं वो बड़ा दक्ष है कलेक्ट्री में, वो बड़ा निपुण है इस विषय में, निपुणता इसी का एक दूसरा शब्द है, ठीक है। तो वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैवभार में परिवर्तित कर दूसरे उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती। मतलब क्या, जैसे कि सपोज करो मैंने रिसर्च की, ठीक है, थोड़ी अपनी तारीफ कर लेना आज, है ना। मैंने मान लो रिसर्च की, मैंने यूपीएससी पे रिसर्च की, ठीक है। देश के अलग अलग संस्थानों पे जाके हर एक बच्चे से पूछा, उनसे बातचीत की कि आपका क्या व्यू है, उनके कमरे में जाके उनके व्यूज़ को, हर एक चीज़ को देखा, एनालिसिस किया, सफलता और विफलता में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज़ देखी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी के जितने लोग हैं उनसे देखा कि हाँ उन्होंने क्या बताया, लवासना का ट्रेनिंग सेंटर में क्या बताया, स्वप्ना में क्या बताया गया, सबको एक साथ कंबाइंड किया। और जब सबको एक साथ कंबाइंड कर लिया, सब जगह से पूरी पोथी बटोर ली कि सही क्या है गलत क्या है, और उसको फिर मैंने चेंज करके अपने मॉडिफाई माइंड में यूज किया और नई स्किल, नई अपडेट के माध्यम से आपको पढ़ाने लगे, वो कहलाया दक्षता, ठीक है। बिल्कुल वही चीज। कई बार क्या होता है कि कई जानवर ऐसे होते हैं या कई प्रोसेस ऐसे होते हैं, कई पादप ऐसे होते हैं, पादप जब भी बोलता हूं तो पेड़ पौधे मतलब समझिए, कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन तो अपने लिए बनाते हैं, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी वो भोजन ट्रांसफर कर देते हैं, अपने इष्ट जनों को भी वो अपना भोजन ट्रांसफर कर देते हैं कि ले भाई लॉकडाउन का समय चल रहा है, तू भी खा ले, ठीक है। जैसे चींटियों को आपने देखा होगा, बड़ी ज्यादा यूनिटी होती है, मतलब एक चींटी ने अगर एक भी किसी कीड़े को देखा है तो पूरी फैमिली को बुला लाएंगे कि चलो बाबूजी उठा के लाते हैं, फिर मिल के पावरी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज कि जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करें, भोजन को जैव भार में बदल दें, मतलब बायोमास में तब्दील कर दें और उसे दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराएं, तो वो पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है, ठीक है। वास्तविक उत्पादन जो दक्षता है वो विभिन्न प्रजातियों के बीच अलग अलग होती है। नॉर्मल सी बात है, आप में से कई देवियां हैं जो 18 घंटे पढ़ाई करती हैं, कई देवता हैं जो 19 घंटे पढ़ाई करते हैं, कई देवियां हैं कि वो पढ़ती ही नहीं है ना। तो सबके अलग अलग अप्रोच होते हैं ना कि कौन कितने घंटे पढ़ सकता है। आप लोग हैं, आप लोगों को लगता है यार नहीं यार आईएएस ही जिंदगी मरण है, कुछ को क्या लगता है अरे यार आज लाइक नहीं मिला व्हाट्सएप पे, अरे यार आज तो कोई स्टेटस किसी ने देखा ही नहीं, फेसबुक पे तो किसी ने लाइक शेयर किया नहीं। जैसे मैं आज सुबह सुबह एक टेलीग्राम पे वो देख रहा था चैनल, ठीक है, न्यूज़पेपर वालों का, तो उसमें उसने क्या लिखा था कि अगर आज 100 सब्सक्राइबर नहीं दिए ना तो मैं आज आपको न्यूज़पेपर नहीं भेजूंगा। तो कल तक उसके सब्सक्राइबर थे 500, ध्यान देना, कल थे उसके 500 सब्सक्राइबर। आज उसने जब धमकी दी कि आप लोग 100 सब्सक्राइबर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आज न्यूज़पेपर नहीं भेजेंगे, तो जानते हो क्या हुआ, उसके 500 सब्सक्राइबर में से 93 सब्सक्राइबर उसके ग्रुप को ही लेफ्ट कर गए, उसको उल्टा पड़ गया। मतलब अब उसके पास बेचारे के पास बचे 407, मतलब सोच सकते हो। तो ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं, अरे अपना काम करो यार, सब्सक्राइबर और लाइक अच्छा होगा तुम्हारा कंटेंट तो अपने आप आएंगे, दूसरों को एडवर्टाइज करने से क्या फायदा, है ना। और वैसे भी भेड़ को पढ़ाने से लाख गुना बेहतर है, मतलब भेड़ को पढ़ाने से लाख गुना बेहतर है, भेड़ का मतलब एक ही चाल में चलने वाले लोगों को, कि कुछ मतलब भविष्यगामी लोगों को पढ़ाओ जो मतलब भविष्य बदलते हैं, ठीक है, कुछ सीखें वो आपकी बातों से, उनको पढ़ाओ। तो वही बात होता है, सब में अपनी अपनी स्किल होती है। मोदी जी हैं केवल 3 घंटे सोते हैं, ठीक है,
राहुल गांधी जी हो सकता है सोते ही रहते हो, ठीक है, और भी मिनिस्टर सोते रहते होंगे, तो वही बात है, मोदी जी हैं। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। इस पे यूपीएससी देखो आपसे 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल में पूछती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना इस टॉपिक पे वो आता है करंट पे। करंट पे मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कोई गैस का मान लो रिसाव हुआ है ना, कोई प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कोई विधि आ गई, तो उस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहां से किस तरीके के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वहां से किस तरीके के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। बट फिर भी हम आपको यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ा देंगे, करंट ऑलरेडी आप हमसे पढ़ते ही रहते हो, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी आपको कवर करा देंगे, ठीक है। और यही देखो फायदा होता है कि हम ही आपको एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे, हम ही आपको एनवायरनमेंट करंट का पढ़ाएंगे, तो हमें ये पता तो रहेगा कि हमने आपको वहाँ क्या पढ़ाया था, ठीक है। अभी आप खुद ही देख लेना, आधे आर्टिकल ऑलरेडी हमने आपको पहले ही कवर करा चुके थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है पर्यावरणीय प्रदूषण। नाम से ही समझ में आ रहा, पर्यावरण में जो प्रदूषण वो कहलाया पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब जो शरीर को, बॉडी को, एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, मतलब वो अराजक तत्व, ठीक। पर्यावरण के अजैविक घटक मतलब वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला ये अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये वर्ड नहीं समझ में आता है, अवांछनीय परिवर्तन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये होना ही था, मतलब अगर हम चाहते तो इसको बचा सकते थे, लेकिन हम नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि हमने रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में जो चेंजेस ला दिए वो हमारी बॉडी को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी लाइफ को उल्टा निगेटिव रूप से इम्पैक्ट पहुंचाने लगे, ठीक है। तो अवांछनीय का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से परिवर्तन होना ही था उसमें, ठीक है। जैसे अवश्यंभावी होता है ना, होना ही था, बिल्कुल वैसे ही अवांछनीय, ठीक है। रोका जा सकता था लेकिन हमने उसको रोका नहीं, ठीक। तो ये बातें आप समझ गए। फिर बात आती है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तव में कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक प्रदूषण आपका, द्वितीयक प्रदूषण आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इन्हीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रदूषण के कारक पता होने चाहिए कि प्राथमिक प्रदूषण में कौन शामिल है और द्वितीयक में कौन शामिल है। प्राथमिक में वो शामिल हैं जो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ आपके दुश्मन होंगे जिनको पता है कि हाँ ये दुश्मन ही रहेगा, इसको हम दोस्त नहीं बना सकते, तो वो उसी में रहकर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एग्जाम्पल डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये फॉर्म अपनी नहीं बदलते हैं, ठीक, मतलब बिल्कुल सीधी दुश्मनी आपसे करते हैं, कोई पीठ पे वार नहीं। आपको पता है कि हाँ वो देवी जी आपसे लड़ाई करना चाहते हैं तो आप लड़ाई करोगे, पीठ पीछे कोई वार नहीं, कोई चुगली और कोई मतलब किसी की बुराई नहीं, ठीक है। आपको पता होता है कि ये मेरे दुश्मनों की लिस्ट है और ये मेरे दोस्तों की लिस्ट है, ठीक है, मतलब सीधे सीधे वो प्रभावित करते हैं मूल रूप में रहकर। दूसरे कौन से हैं? द्वितीयक प्रदूषण, जो मूल रूप में न रहते हो, मतलब वे प्राथमिक प्रदूषक की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, मतलब जो भी पहले वाले हैं वो आपस में ही एक दूसरे से जब क्रिया कर लेते हैं, तो आपस में क्रिया कर लिए तो बोले एक काम करो यार, ऐसे हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग गुंडे हैं, हम लोगों को लगता है ना हम लोग पापी हैं, तो एक काम करते हैं, एक धर्म संस्था ओपन करते हैं, धार्मिक बातों का प्रचार करते हैं। जब धर्म का प्रचार करेंगे फिर उसके पीठ पीछे रह के हम कितने भी गंदे काम करेंगे हमें कोई नहीं पहचान पाएगा, तो वो कहलाते हैं समाज के द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से निर्मित होने वाले प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक, जैसे पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, ये आप याद रखिए, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको याद रखना है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे आगे जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि वो प्रदूषक जिनको हम एक तरीके से सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा विघटित कर दें, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपने चाय बनाई, ठीक है,
चाय बनाई, चाय की जो पत्ती हुई वो चाय की पत्ती क्या है, आप अगर उस चाय की पत्ती को छन्नी से निकाल के अपने बगल में गमला जो भी हो पेड़ पौधे का उसमें अगर डाल दो या पार्क में डाल दो तो वो मिट्टी में ही घुल के पूरी तरह उपजाऊ बन जाएगी, खाद बन के कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बोतल उसमें डाल दो तो डिग्रेड ही नहीं होगी, विघटित ही नहीं होगी। आप चाहे 10 साल बाद देखोगे तो भी प्लास्टिक ही मिलेगी, 5 साल बाद देखोगे तो भी प्लास्टिक मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ कि वो प्रदूषक या वो अपशिष्ट पदार्थ जिनको विघटित किया जा सकता है वो जैव निम्नीकृत कहलाते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ठीक है, इनमें घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ शामिल हैं। जैसे आप लोग क्या कह रहे हो, सभी लोग करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग मान लो पोटी करते हैं, ठीक है, उनके घर में जो टैंक होता है पोटी वाला, कोई ना कोई आता है ना कभी ना कभी साफ करने, साल भर में 2 साल भर में। ठीक है, तो वो जो टैंक आता है साफ करने, शहर गांव में कम आते हैं क्योंकि गांव में ऑलरेडी जो टॉयलेट बनाए जाते हैं वो कच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो उसका जो वो होता है जल वो मिट्टी में अपने आप सोखता जाता है। ठीक है, मिट्टी में सोखता जाता है, साथ ही जो भी वो होती है आपकी मतलब वेस्ट होता है जो भी, वो अपने आप मिट्टी बन के खाद बन के उसी में कन्वर्ट होता रहता है बार बार, बहुत दिनों बाद बुलाया जाता है। लेकिन सिटी में क्या होता है कि मतलब जल्दी जल्दी बुलाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ मैं पहले रहता था तो वहाँ पे क्या होता था सिटी में कि उस जगह पे मतलब हर 3 दिन में एक आता ही था टैंकर। मैं कहता था धन्य, बताओ ये लोग कितनी पोटी करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, उनके यहाँ जो पोटी का टैंक है वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो इसलिए जब 20 फैमिली रहेंगी तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना, वो भर जाएगा मतलब। तो उसको क्या किया जाता है, जो भर जाता है उसको वो सेफ्टी टैंक ले जाता है और किसी ना किसी खेत में उसको बहा देता है। कई बार आपने देखा होगा नालों में बहाया जाता है ना, कई बार उसको सीवेज को ट्रीट किया जाता है ना, खाद वगैरह बनाई जाती है। आपने देखा होगा ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे दिल्ली वगैरह सिटी में होते हैं, तो वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। तो इतनी बातें आप समझ गए, सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सके। अजैव निम्नीकृत मतलब जो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, ठीक है, वे प्रदूषक जो सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियोएक्टिव तत्व, सीसा और डीडीटी। आपको पता है कि डीडीटी विघटित नहीं होता, इसीलिए मैंने कल आपको जो पढ़ाया था जैव संवर्धन और जैव आवर्धन पढ़ाया था, तो डीडीटी उसमें एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। इसीलिए जैसे सीसा जो है, लेड की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में पेट में जमा होने लगता है। इसीलिए मैगी में जब लेड की मात्रा पाई गई तो क्या हुआ, मैगी को रोका गया ना, इसीलिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है प्राथमिक प्रदूषक के। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन, कणिकाएं आदि, ये सब क्या हैं, प्राथमिक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। आपको इन्हीं में से दे देगा 7 से 8 नाम, पूछेगा कि निम्न में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं, तो आप बता देना साहब ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। आपको अगर दे दे कि इनमें से कौन से द्वितीयक प्रदूषक हैं, तो आप बता देना साहब परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हैं इसमें द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। कुछ और देख लो द्वितीयक प्रदूषक, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है, नाइट्रिक अम्ल आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं, ओजोन भी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, ये सब के सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, पेरोक्साइड अलग है, जब दोनों मिल गए तो एक तरीके का द्वितीयक प्रदूषक बन गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी हो गई। अब बात आती है एरोसोल के बारे में। ऑलरेडी एरोसोल मैंने आपको बता दिया था, क्या एग्जांपल दिया था करंट अफेयर्स में, कि जैसे आप में से अधिकांश देवियां या देवता, ठीक है, आप लोग क्या लगाते होगे मुंह में, फेस वॉश मान लो आप लोग यूज करते होगे। ठीक है, तो जब आप लोग फेस वॉश यूज करते हो तो उसमें देखा होगा ग्रीन करके बूंदी टाइप की आती हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ, अगर आप लोग हिमालयन टाइप का, नीम टाइप का, एलोवेरा टाइप का अगर आप लोग फेस वॉश परचेज करते हैं तो उसमें ये बूंदियाँ आती हैं। ठीक है, या आप क्लीन एंड क्लियर का यूज करते हैं तो उसमें भी बूंदियाँ आती हैं। ठीक है, आप अगर कोई मंजन यूज करते हैं मैक्स फ्रेश तो उसमें भी सफ़ेद थोड़े थोड़े वो कटे हुए होते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब अधिकांश में पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य के सूक्ष्म कण होते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं।
जो उसमें आपको मिलता है ना ब्रश में, मंजन में या फेस वॉश में, ये तरल होते हैं। क्यों? जेली टाइप के। जब आप इनको गले में मतलब चेहरे पे लगाते हो ना और रगड़ते हो तो नहीं, वो छर्रे टाइप के घूमते रहते हैं और फिर वो बेचारे बिल्कुल पूरी तरह से आपकी बॉडी में ही चिपक जाते हैं। या आप में से जिन देवियों ने ब्यूटी पार्लर में जाके क्या कराया होगा, फेस मसाज, हाँ फेस मसाज जब कराई होगी तो उसमें भी यूज करते होंगे। अब आप लोग बोलते हो सर आप ब्यूटी पार्लर भी चलाते हो क्या? तो हाँ वो भी चलाता हूँ, ठीक है, आता है मुझे ब्यूटी पार्लर। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला है फ्लाई एस। इस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कई बार पढ़ाया है। ठीक है, तो क्या है ये? सिंपल सी बात है, आप में से अधिकांश बच्चों ने, जो भी बच्चे इस समय झारखंड, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र के होंगे या जो साउथ में दक्कन के एरिया से होंगे, ठीक है, तो कोलार की खानों के आसपास के होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि जो कोयले की खानें होती हैं, ठीक है, इनके बगल में जो विद्युत घर बनाए जाते हैं या जो ताप विद्युत घर होते हैं, तो यहाँ पे जो राख निकलती है, ठीक है, उस राख को बोलते हैं फ्लाई एश। या आप में से शहर में जिन बच्चों ने हाईवे निर्माण देखा होगा ना, हाईवे जब बनते हैं तो यहाँ मिट्टी तो होती नहीं है इतनी, तो वही राख लाई जाती काली काली कलर की, है ना, तो वो राख ही होती फ्लाई एश। या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल क्या मैं आपको दूं, जैसे आप लोगों ने गांवों में देखा होगा कुछ देवियां बिल्कुल कीचड़ टाइप का, ठीक है, कुछ बूंदे बूंदे रखती हैं जमीन में और उसको धूप में सुखाती हैं। किस लिए सुखाती हैं? क्योंकि वो राख होती है, उसको बाद में आग के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फ्लाई एश। ठीक है, इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई एश कणों का निर्माण एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। ठीक है, मतलब काफी सारे इसमें तत्व होते हैं। इससे कई सारी ईंटें बनाई जाती हैं जो काफी हल्की होती हैं। हाँ, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फिल्म आप देखते हो, फिल्म में जो ईंटों की दीवारें बनाई जाती है ना, मतलब हीरो ने एक पंच मारा तो पूरी पूरी दीवार गिर गई भरभरा के, ठीक है, वो वास्तव में फ्लाई एश से ही बनती है, बहुत हल्की होती है, लाइट वेट की। या आपने देखा होगा उन घरों को, इंडिया में नहीं मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में कई सारे घर आपने देखे होंगे जो लकड़ी के बनते हैं, तो साइड में लकड़ी लकड़ी होती है, बीच में ईंटें लगाई जाती हैं, तो वो ईंटें भी वो लोग फ्लाई एश की ही यूज करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी ने यही पूछा था कि इसकी ईंटें बनाई जा सकती हैं, ये भूमि भराव केंद्रों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, खेतों में भी उपयोगी हैं, तो बिल्कुल सही है कि भूमि भराव व खानों के भराव में प्रयोग किया जाता है। इसको खेतों में छिड़काव से ये मृदा की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाकर फसल की पैदावार बढ़ाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके फायदे होते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मापदंड के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँ, आप में से जिन बच्चों को पता चले तो बताना। हालांकि मैंने तो देखो जहाँ पढ़ा था वहाँ पे तो मैंने 12 प्रदूषक ही पढ़े थे, ऑथेंटिक किसी रिपोर्ट में पढ़ा था, लेकिन अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था, अभी जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने उसमें भी चेक किया तो उसमें 8 ही वो दिखा रहा था, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ पे 12 ही थे, लेकिन 12 में भी मुझे 11 ही मिले। ठीक है, तो खैर आप कंफ्यूज मत होइए, आप 8 ही प्रदूषक मानना। ठीक है, कि जो नेशनल वायु गुणवत्ता सूचकांक है या राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें केवल 8 हैं, जबकि मैंने ये पढ़ा था कि इसमें 12 हैं और जो हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें 8 हैं। ठीक है, मतलब इसमें 4 एक्स्ट्रा हैं। खैर फिर भी हम देख लेते हैं, इसकी 8 देख लेते हैं। देखो 8 इसकी सेम है, जो इसमें 8 हैं वही उसमें भी 8 हैं, है ना, मतलब यहाँ से जो 8 ऊपर तक हैं यही 8 आपकी वायु गुणवत्ता सूचकांक में है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक दे और वहाँ पे आपसे पूछे, पहले तो पूछेगा नहीं, 8 ही पूछेगा, आप 8 ही लगा के आना। ठीक है, खाम आप भी कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें शामिल होती है, मतलब 12 प्रदूषक शामिल होते हैं। यूपीएससी ने 4 बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में ही 4 बार क्वेश्चन आया, ईपीएफओ में लगभग 2 से 3 बार आया, सीडीएफ में लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों से आया भी नहीं है और आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक, कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, PM10, PM2.5। आप में से कुछ बच्चों को लगता है सब PM10 क्या होता है और PM2.5 क्या होता है। तो PM का मतलब होता है पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर मैटर का मतलब होता है जो कालिक होती है ना, कालिक का मतलब जैसे आप में से अधिकांश लोगों के यहाँ वो रहा होगा,
जनरेटर रहा होगा या इंजन रहा होगा कोई भी खेती वाला, या ट्यूबवेल टाइप का रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, तो उससे जो काला काला धुआं निकलता है ना, तो कई बार आपने देखा होगा वो धुआं थोड़ा सा बड़े बड़े कणों में निकलता है। तो जो कणों में निकलता है वो साइज के आकार के हिसाब से हम किसी को PM10 कह देते हैं, किसी को 2.5 कह देते हैं, ठीक है। और ये शहरों में क्या होता है, शहरों में जो धूल उड़ती है उसमें वो धुआं होता है तो चपक जाता है, तो चिपकने के बाद जो साइज ले लेता है उसको बोलते हैं PM10, ठीक है, PM2.5। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो PM10, PM2.5 ये क्या है, धूल के कण हैं एक तरीके के। ओजोन O3 शामिल है, सीसा मतलब Pb शामिल है, ठीक, लेड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है और अमोनिया शामिल है। एक बात ध्यान रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल है। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा 3 बार कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो नहीं है। लिख लेना यहाँ पे नीचे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया जो एक्स्ट्रा इसमें थी वो जैसे बेंजीन थी, है ना, मतलब बेंजीन थी, आर्सेनिक था और आपका इसमें निकेल था, ठीक है। 12वां मुझे भी इसमें नहीं पता था, ठीक है। अगर आपको पता हो, इसका कोई करेक्शन आपको पता हो, अगर 12 का पता हो तो ही कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। नहीं तो 8 तो मैं बता ही दे रहा हूँ, गूगल में 8 आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट में भी 8 ही मिल जाएगा। तो अगर 8 आपने देखा तो कोई बात नहीं, उसी को मान लेना। 12 अगर कहीं देखा तो जरूर मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, पर्सनली मुझे भेज के या ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। 8 प्रदूषणकारी तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन से, वही हैं पुराने, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाई, कार्बन मोनो, लेड, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है कि हम प्रदूषकों को कई रंगों में बांटते हैं। आपने देखा होगा अभी सर्दी आने वाली है ना, दिल्ली में आप देखने को मिलेगा लाल, नारंगी, हरी, श्वेत श्रेणी, ये सब प्रदूषण के मापक हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है बूम्स, सोरबेंट्स, स्कीमर, ऑयल जैपिंग, ये सब क्या है, तेल आदिपक्व नियंत्रण के उपचार हैं। यहाँ पे एक और आप लिख लीजिए बायो रेमेडिएशन, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स किया होगा लगभग 10 अगस्त के आसपास का, 10 से 12 अगस्त के मध्य, वहाँ पे हमने आपको ये सारी टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ाई है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बूम्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके का बांध बना देना चारों तरफ ताकि वो फैल ना पाए। सोरबेंट्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम उसमें कोई केमिकल कंपाउंड छोड़ेंगे जो कि उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा। स्कीमर का क्या मतलब होगा, उनको बिल्कुल भर लेंगे कूड़े की तरह और कहीं और दूसरी ओर फेंक आएंगे। ऑयल जैपिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा तेल खा जाएंगे और उसको पोटी के रूप में, पानी के रूप में तब्दील कर देंगे, ठीक है। जैसे केचुआ होता है ना, मिट्टी खाता है, फिर उसको उपजाऊ मिट्टी में जब पोटी करता है तो उपजाऊ मिट्टी में उसको तब्दील करता है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो यही बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लास्ट यहाँ पे बात आती है क्या, इस आर्टिकल को तो कायदे से मुझे अगले उसमें पढ़ाना चाहिए, बट मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अगले में जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा इसी आर्टिकल को अगले पार्ट में। उच्च तापमान पर जल में ऑक्सीजन का विलयन कम होता है, अतः उद्योगों से निकले अपशिष्ट गर्म जल को जब जलाशयों में डाला जाता है तो वह उनकी डीओ की मात्रा को कम कर देता है। डीओ की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती है तथा दाब के बढ़ने पर बढ़ती है। आप में कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कौन सा डीओ है, फॉग है क्या? अरे भाई, डीओ का मतलब आप लोगों को एक ही डीओ दिखता है, ठीक है। ये डीओ है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन का मतलब जल में घुलित ऑक्सीजन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोई मान लो एक नदी है, कोई एक समुद्र है, कोई एक तालाब है, उसमें एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि गर्म पानी को, ठीक है, गर्म जो हाई टेम्परेचर में जल में है उसमें ऑक्सीजन कम होती, नॉर्मल सी बात है। अगर आपको पता है कोरोना के टाइम पीरियड पे क्यों डॉक्टर कह रहा था गर्म पानी पियो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब कम होगा तो वायरस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बेचारा मर जाएगा, ठीक है, इसलिए बोलते थे। तो गर्म पानी मान लीजिए आपने पिया, ठीक है, तो गर्म पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी गर्म पानी में और उसी भयंकर गर्म पानी को जब आपने ठंडे पानी में डाल दिया तो उसकी भी वो ऑक्सीजन खत्म कर देगा। तो जब उसकी भी वो ऑक्सीजन खत्म कर देगा तो इससे क्या होगा, वहां पे रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक। वही चीज यहाँ बताया गया है कि उद्योगों से निकले अपशिष्ट गर्म जल को जब जलाशयों में डाला जाता है तो वो उनकी डीओ की मात्रा को कम कर देता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को कम कर दिया।
डीओ की जो मात्रा है वो लवणता बढ़ने पर घटती है, मतलब अगर उसमें नमक की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। तथा दाब के बढ़ने पर बढ़ती है, जब उसको हम प्रेशराइज्ड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी बढ़ती है। दाब का मतलब क्या हुआ, जब वो ठंडा होगा, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतनी ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। इसीलिए आप देखना, जब आप ठंडा पानी पीते हैं ना तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आती है, ठीक, और काफ़ी देर तक आप सर्वाइव कर पाते हैं। और जब आप गर्म पानी पीते हैं तो जल्दी आपको नींद आने लगती है, थकान होने लगती है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कुछ देवियों को मैंने देखा है, कुछ हमारे से जब पढ़ने आती थी देवियाँ, तो उन देवियों में कुछ देवियाँ लेके आती थी गर्म पानी और पी लेती थी, और जब मैं क्लास ले रहा होता था तो पता चला अच्छा उनके मुंह में तो अंगूहाई आ रही, सर नींद आ रही है, सोना है, मतलब ऐसे टाइप के लोग होते थे, ठीक है ना। आधा घंटा भी नहीं पढ़ते थे, सो जाते थे, ठीक। तो उम्मीद है आज का डे आपको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने घटनाएं पढ़ी। अब हमारी कुछ ही इंपॉर्टेंट डे की मतलब घटनाएं बची हैं, लगभग 12 पार्ट तक अब हमारा आएगा, ठीक है। एक पार्ट और आएगा इससे रिलेटेड, फिर जो अगला हमारा पार्ट आएगा उसमें हम आपको क्या कवर कराएंगे, मतलब 10वें पार्ट में तो हम आपको अभी यही जैव विविधता पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ाएंगे, इकोलॉजी के बारे में। 11वां और जो 12वां पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में टॉपिक में कवर कराएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको अपने अगले टॉपिक में क्या कराएंगे, यही डीओ क्या होती है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, बीओडी क्या होती है, एम्पियन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, कई सारी तकनीकी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे आर्टिकल पसंद आएंगे, उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि डे 10 में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।